बजट 2015 पेश हो चुका है। वित्त मंत्री ने आम आदमी की जेब को ध्यान में रखकर कुछ मांगों को पूरा कर दिया है, लेकिन कुछ मांगे ऐसी भी हैं जो अनसुनी रह गई हैं। ओवरऑल एक आम निवेशक के लिए ये बजट कैसा रहा, इससे एक नौकरी पेशा, एक हाउसवाइफ और एक बुजुर्ग को क्या मिला, और इस बजट का सबकी जेब पर कैसा असर होगा, इन्हीं सब पर चर्चा करने के लिए हम लेकर आए हैं ये खास शो, आपकी जेब आपका पैसा। इस खास शो में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर गौरव मशरूवाला, वॉइस इन्वेस्ट एडवाइजर्स के हेमंत रुस्तगी और फाइनेंशियल प्लानर अर्नब पंड्या। आप तीनों का ही इस खास चर्चा में शामिल है। सबसे पहले इस मुद्दे बात करते हैं कि जिसकी उम्मीद थी वो हुआ है। इंश्योरेंस को लेकर सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी अर्नब जी, यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की जो रिडक्शन की सीमा है उसे 15,000 से बढ़ाकर 20,000 कर दिया गया है, लेकिन उसी के साथ साथ मेडिकल रीइंबर्समेंट जिसकी नजर थी सब आम निवेशक जो है इस पर लगा के बैठा हुआ था कि इसमें हमें कुछ बढ़ोतरी मिलेगी, वो नहीं हुआ है। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब सैलरीड की बात करते हैं तो उनको 15,000 का जो मेडिकल रीइंबर्समेंट मिलता है सालाना, जिसके लिए उनको बिल्स प्रोड्यूस करने पड़ते हैं, वो लिमिट वैसे की वहीं पे रख दी है, यानी कि यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन जो हेल्थ इंश्योरेंस पे जो बड़ा बदलाव है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें 3 चीजें हैं। पहली बात तो अगर आप नॉर्मल इंडिविजुअल है तो आपके लिए जो 15,000 का मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम था उसके सामने आज अब आपको 25,000 तक बेनिफिट मिलेगा। लेकिन सीनियर सिटीजन जो है जिनके लिए बेनिफिट 20,000 का था उनके लिए अब बढ़ के 30,000 हो गया है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि काफी सारे सीनियर सिटीजन को ये एहसास होता था कि जब वो अपनी हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरते थे तो उनकी जो एक्चुअल प्रीमियम पेमेंट था वो लिमिट से काफी ज्यादा होता था, क्योंकि जैसे भी आप 60-62 क्रॉस कर जाते हो आपका प्रीमियम वैसे भी हाई रहता है। तो इसमें ये एडिशनल लिमिट से एक एडिशनल रिलीफ मिलेगी। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक और एलिमेंट इसमें जोड़ दिया गया है, जिसमें अगर आप वेरी सीनियर सिटीजन हो, यानी कि अगर आप 80 के ऊपर हो, तो उसमें आपको क्या होता है कि आपको कोई इंश्योरेंस पॉलिसी शायद मिलती ही नहीं है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी आपको कवर करने से इनकार कर देती है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी न ले सके और उसमें प्रीमियम न भर सके, तो आप अगर मेडिकल एक्सपेंस करें तो 30,000 का मेडिकल एक्सपेंस भी आपको यहाँ पर एक रिडक्शन के तौर पे मिलेगा। तो एक डिफरेंस है, यानी कि दूसरे लोगों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, लेकिन वेरी सीनियर सिटीजन के लिए ये एक मेडिकल एक्सपेंस भी एक डिडक्शन मिलेगा। इसलिए ये एक बदलाव है जो प्रैक्टिकल है और इससे बेनिफिट होगा, लेकिन इससे सभी के लिए अच्छा होगा ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी भी काफी सारे लोगों को ये पता चलेगा कि उनका जो प्रीमियम है वो इस लिमिट से ज्यादा है, तो वो पूरे प्रीमियम का पूरा बेनिफिट टैक्स के हिसाब से नहीं ले सकते। बिल्कुल, यहाँ पे कई सारे गौरव ऐलानों का इंतजार था। अगर मैं एक आम टैक्स पेयर के नजरिए से देखना चाहूँ, जैसा कि यहाँ पर इंश्योरेंस की तो हमने बात कर ली है, लेकिन ट्यूशन फीस अलाउंस की जहाँ तक बात है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस यहाँ पर बढ़ाया है जो कि रियलिस्टिक लेवल्स पे लाने की कोशिश की गई है। मेडिकल रीइंबर्समेंट में यहाँ पे कुछ टच अपॉन नहीं किया है, टैक्स स्लैब से भी कोई खास बदलाव नहीं हुआ, एग्जेम्पशन लिमिट को टच नहीं किया है। एक आम टैक्स पेयर के नजरिए से आपको ये बजट कैसा लगता है? कोई चेंजेस मेजर नहीं है। अगर वैसे ही देखा जाए तो ये एक सिर्फ मेडिकल प्रीमियम की लिमिट जो सेक्शन 80D है उसमें थोड़ी बढ़ोतरी है, लेकिन जो इनकम टैक्स स्लैब जो थे, जो अलाउंसेस थे, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि शायद वो अगर अलाउंस हटा भी देते थे, क्योंकि वो कोई क्लेम करता है मुझे पता ही नहीं, 100 रुपये की अगर जो बेनिफिट मिलती है एजुकेशन के लिए या 300 रुपये हॉस्टल के लिए, तो अगर वो सब निकाल देते और उसकी जगह एक लिमिट बढ़ा देते या कोई सनद डिडक्शन ला देते तो सबको बेनिफिट होता था। तो वहां पे कोई चेंजेस नहीं है। मेरे ख्याल सरकार ये कहना चाहती है कि अभी हमारे पास इतने बेनिफिट देने के लिए प्रावधान नहीं है। जो अरुण जेटली जी ने शुरुआत में कहा कि अगर मेरे पास ज्यादा पैसे होंगे, मेरे कॉफर्स में ज्यादा पैसे होंगे तो हम आपको बेनिफिट देंगे, लेकिन आज की तारीख में नहीं है। तो बिट्स एंड पीसेस में मेडिकल के लिए दे दिया है, सीनियर सिटीजन को थोड़ा बहुत दे दिया है। उसके अलावा जो गर्ल चाइल्ड है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, वहां पे थोड़े बहुत प्रावधान है। इनकम टैक्स में इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स लाने की बात है तो वहां पर है, लेकिन जो सभी को जो लागू पड़े, सभी के पे जो इम्प्लीमेंट हो, वहां पे कोई मेजर चेंजेस ये बजट में नहीं है। बिल्कुल, एक डिसअपॉइंटमेंट हेमंत जो हाथ लगी है वो है होम बायर्स के लिए, यहाँ पर जिसमें जो लिमिट है, डिडक्शन लिमिट, वो बढ़ाई नहीं गई है। क्या टेक है आपका इस पर? डेफिनेटली कविता, मुझे लगता है वो डिसअपॉइंटिंग है। इनफैक्ट इसके 2 एस्पेक्ट हैं। एक तो ये कि अगर आपने ऑलरेडी लोन लिया हुआ है तो जो आपको इंटरेस्ट के ऊपर एग्जाम्पशन मिलती है, जो पिछली बार 1.5 लाख से 2 लाख की गई थी,
उम्मीद थी कि उसको बढ़ाया जाएगा, उसको नहीं बढ़ाया गया। दूसरा, जो ATE के अंदर जो एग्जाम्पशन मिलती थी, 40 लाख तक का घर हो और 25 लाख तक का लोन हो, फर्स्ट टाइम बायर हो, अपने खुद के ऑक्यूपेंसी के लिए हो। एक तरफ सरकार बात कर रही है कि हमारा उद्देश्य ये है कि 2022 तक सबके पास घर हो, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पे एनकरेज करना बहुत जरूरी था, क्योंकि हालांकि सरकार ने बात की है कि हम शहरों में 2 करोड़ घर बनाएंगे और गांव में 4 करोड़ घर बनाएंगे, बट फैक्ट ये है कि जो आदमी अपना घर बनाना चाहता है तो इस लिमिट के अंदर बनाना चाहता है। और ये भी मत भूलिए कि यहाँ पे आप 40% कंट्रीब्यूट करते हैं, जबकि एक नॉर्मल हाउसिंग लोन में आपको 80-90% तक का लोन मिल जाता है। तो मुझे लगता है ये डेफिनेटली ये एक एस्पेक्ट है, और इस पे शायद सरकार की इनकम पे इतना फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम बायर आप लोन लेंगे, अगले साल से ही आपको फर्क पड़ना शुरू होगा। एग्जिस्टिंग में क्या होता है कि इमीडिएटली आपको रिलीफ देना पड़ता है। यहाँ पे मुझे लगता है डेफिनेटली ये बिल्कुल। यहाँ पर नजर एक आम टैक्स पेयर की थी इस एक ब्रैकेट में, लेकिन सीनियर सिटीजन पे अगर मैं फोकस करना चाहूँ अर्नव जी, तो काफी फोकस किया गया है। खासतौर से अगर हम बुजुर्गों के लिए PPF की बात करें, उसका भी एक स्पेशल प्रावधान अनाउंस करने की यहाँ पर ऐलान हुआ है, उसके बारे में इसको आप कैसा देखते हैं? देखिए, सीनियर सिटीजन के लिए एक प्रॉब्लम ये है कि जब वो रिटायरमेंट में आ जाते हैं तब उनके लिए एक रेगुलर कैश फ्लो कैसे आए। तो अगर आज आप उनके लिए ऑप्शंस देखें तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स है जिसमें वो क्वार्टरली इंटरेस्ट ले सकते हैं, लेकिन इस प्रकार का एक ऑप्शन चाहिए जिसमें वो रेगुलर इनकम अर्न कर सके। तो ये एग्जैक्टली किस प्रकार स्ट्रक्चर होगा ये PPF, वो देखना जरूरी होगा। और मेरे हिसाब से तो इसी बेसिस पे होगा कि जिसमें एक सीनियर सिटीजन एक रेगुलर इनकम अर्न कर सके, और इससे उनको लाभ होगा क्योंकि उनको एक जो कैश का जो मिसमैच होता है, और अपने प्लानिंग में वही तकलीफ रहती है कि उनके एक्सपेंसेस रहते हैं हर मंथ, लेकिन उसके सामने उनको एक ऐसा इनफ्लो चाहिए जो ये एक्सपेंस के सामने मैच कर सके। तो ये हिसाब से ये एक अच्छा मूव है। इसके उपरांत भी जो पेंशन के बारे में बात की गई है सीनियर सिटीजन के लिए, और तो वो भी जब इम्प्लीमेंट होता है और अगर वो कोई लाभ ले सकता है इसका, तो उसका भी एक बेनिफिट रहेगा। लेकिन मैं ये पूरी चीज एक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन देखता हूँ। इससे प्रॉब्लम सभी सॉल्व नहीं होंगे, लेकिन आपके पास एक ऑप्शन रहेगा जिससे आप इस्तेमाल कर सके और एक अपना एक सिक्योर फ्यूचर, क्योंकि हर एक आदमी के पास एक ही उनके मन में एक चिंता रहती है कि आज अगर मैंने कमा लिया है तो उसको इन्वेस्ट करके अपने ओल्ड एज में किस प्रकार से मैं एक रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम ले लूँ। गौरव, यहाँ पे जो हमें टैक्स में रियायतें दी गई हैं, खासतौर से अगर मैं इंश्योरेंस पे फोकस करना चाहूँ, एक आम निवेशक कितना बचा पाएगा? प्रीमियम की बात करें तो जो 10,000 की बात हुई है वही है। उसके अलावा मतलब जो 15 से 25 किया गया है, तो जो हेल्थ इंश्योरेंस की बात है वहां पे उतना ही बेनिफिट है, उसके अलावा और कोई बेनिफिट नहीं है। हालांकि दूसरा एक सेक्शन जो था जहां पे अगर क्रिटिकली इल है तो सुपर सीनियर सिटीजन जो है 80 साल से ऊपर, उनके लिए लिमिट बढ़ा दी गई है, और ये एक जरूरी था क्योंकि कोई भी ट्रीटमेंट जो आजकल है, अगर सिवियर ट्रीटमेंट क्रिटिकल इलनेस है तो वो लिमिट में ऐसे भी खर्च नहीं होती है। और जो सीनियर सिटीजन जो एकदम 80 साल से बड़े हैं उनको इंश्योरेंस प्रीमियम इंश्योरेंस कवर नहीं मिलता, उसके अलावा उनकी जो रेगुलर इनकम है उस पर भी टैक्स लगता है, और उसके अलावा ट्रीटमेंट के लिए खर्च आए तो वहां पे एक बेनिफिट जो दे दिया गया है वो काफी बेहतर है। बिल्कुल। तो यहाँ पर इंश्योरेंस को लेके हमने अब तक बात की है जिसमें कुछ खास बेनिफिट तो एक आम निवेशक को नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फोकस करेंगे बढ़े हुए सर्विस टैक्स का आपकी लाइफस्टाइल पे किस तरह का असर पड़ेगा, कैसे एक आम टैक्स पेयर के खर्चे बढ़ जाएंगे सर्विस टैक्स में बढ़ोतरी की वजह से। इस पर होगी चर्चा इस ब्रेक के बाद। बजट 2015 पेश हो चुका है। यहाँ पर एक आम आदमी की जेब में बचत तो हुई नहीं है, उल्टा निवेश के लिए भी अब उन्हें सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपको बता दें यहाँ पे सर्विस टैक्स 14% बढ़ा दिया गया है, तो साफ तौर से आपके आम खर्चों में बढ़ोतरी हो जाएगी। अब इसको ध्यान में रखते हुए आपका घर खर्च कैसा होना चाहिए, इसी पर करते हैं चर्चा। और हेमंत, आपके पास ही मैं आना चाहूंगी। टैक्स पेयर की उम्मीदों के विपरीत यहाँ पे सर्विस टैक्स में बढ़ोतरी हुई है। अब मेरा जो हाउस होल्ड खर्च है, जो मेरा घर का खर्च है, उसको मैं कैसे कंट्रोल करूंगी, मेंटेन करूंगी, क्योंकि यहाँ पे बचत तो हो नहीं रही है मेरी और ना ही मैं कोई नया निवेश कर पा रही हूँ। जी कविता, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो एक्सपेक्टेशन थी कि बजट में कुछ बचत करने का मौका मिलेगा, वो तो शायद ज़्यादा कुछ है नहीं। जैसे हमने पहले बात की, सिर्फ इंश्योरेंस प्रीमियम में बचत है। ये जो सर्विस टैक्स में जो बढ़ोतरी है वो सीधा सीधा आपके खर्चे पे असर पड़ेगा। हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमने देखा है
काफ़ी बदल गया है। सबसे ज़्यादा खर्चा मुझे लगता है हमारा जो है वो बाहर जाके खाने में है, या बाहर से जो खाना मंगाते हैं, या हम बाहर जाके जो होटल्स में खाना खाते हैं, या जिम की मेंबरशिप हो या क्लब मेंबरशिप हो, तो बहुत सारे खर्चे हैं जहाँ पे सर्विस टैक्स लगता है। तो उसका सीधा असर जो है हमारे डेफिनेटली लाइफस्टाइल के ऊपर, हमारे एक्सपेंसेस के ऊपर पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हमको थोड़ा सा उसको रिविजिट करने की जरूरत है इससे, ताकि जो हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो ओवरऑल इतने ज्यादा ना बढ़े। थोड़ा सा पर्सनल फाइनेंस के एंगल पे अब आते हैं अर्नव जी। ईपीएफ ऑप्शनल हो सकता है, इसकी अनाउंसमेंट की गई है। अगर मैं अपना कंट्रीब्यूशन ईपीएफ में नहीं करती हूँ या करती हूँ तो मुझे क्या फायदा या नुकसान होगा? नहीं, ये एक रेडिकल मूव है जो मैं एक लेबर रिफॉर्म की तरफ से इसको देखना चाहता हूँ, क्योंकि अगर एज एन सैलरीड इंडिविजुअल आपको एक बार एक चॉइस दिया जा रहा है कि क्या आप ईपीएफ में जाना चाहते हैं या एनपीएस में जाना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, जब आप ईपीएफ में जाते हैं तो आप कंपल्सरीली जाते हैं, वहां आपको इन्वेस्टमेंट का कोई चॉइस नहीं रहता और रिटर्न्स भी फिक्स रहते हैं। और ईपीएफ में अभी आप देख रहे हैं कि इनका जो इन्वेस्टमेंट है इज लिमिटेड टू डेट, इक्विटी में भी उनका है नहीं, यानी कि ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से कितना सस्टेनेबल है ये क्वेश्चन मार्क है। तो उसके सामने जब आप एनपीएस को रखते हैं तो आपके पास चॉइस है, आपको डिसीजन लेना है कि किस प्रकार का एक्सपोजर मुझे चाहिए, और उसके साथ रिस्क भी आता है, क्योंकि जैसे आपका एनपीएस का जो फंड है या स्कीम है वो परफॉर्म करके उस हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। लेकिन ये इस प्रकार का चॉइस दुनिया भर में है, तो दुनिया भर के डेवलप नेशन में भी आपको चॉइस मिलता है। तो इस प्रकार का चॉइस होना आपके लिए जरूरी है और ये पॉजिटिवली देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसमें अपने हिसाब के तौर पे आप चॉइस करते हैं तो आपके लिए ये सूटेबल रहेगा। नॉट नेसेसरली कि सबके लिए एनपीएस ही सूटेबल है, काफी सारे लोग ईपीएफ में भी जाना चाहते हैं। तो आपके हिसाब से जो सूटेबल है आपके लिए, जिस प्रकार का आपको एक्सपोजर चाहिए, एसेट एलोकेशन चाहिए, वो आप कर सकते हैं। ये एक मैं एक बड़ा पॉजिटिव गिनता हूँ। बिल्कुल, लेकिन अगर थोड़ा सा इसको हम डिफाइन करना चाहें गौरव, किस तरह के निवेशक को क्या क्या क्राइटेरिया ध्यान में रखकर डिसाइड करना चाहिए कि मुझे ईपीएफ के लिए जाना है या एनपीएस के लिए जाना है? रिटायरमेंट में कितने साल बाकी हैं, क्योंकि अगर लंबा समय बाकी है तो आपके रिटायरमेंट फंड इक्विटी में निवेश होने चाहिए। अभी या तो दो विकल्प है, एनपीएस ले ले, या तो इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम और पीपीएफ या इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम और ईपीएफ का कॉम्बिनेशन ले ले। नहीं तो अगर आपके कम समय बाकी है आपके लिए, या क्योंकि आपने जॉब चेंज किया, अभी सिर्फ लास्ट 5-7 साल बाकी है, तो फिर एक ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन करें, क्योंकि आपको एक अश्योर्ड रिटर्न मिल जाएगा और बाजार के चढ़ाव उतार, इवन इंटरेस्ट रेट के चढ़ाव उतार से आपको इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो ये तय कर ले कि कितने साल बाकी है। अगर मिडिल एज में भी हो और अगर आप सोचते हो कि नहीं हमें नौकरी ज्यादा नहीं करनी, हम खुद का कारोबार चालू करने वाले हैं, तो कितने साल आपके नौकरी में बाकी रह गए, जॉब में बाकी रह गए, उसके हिसाब से तय करें कि एनपीएस में जाना है या ईपीएफ में जाना है। बिल्कुल। हेमंत, इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग स्कीम सुकन्या समृद्धि का जो इंटरेस्ट आप अर्न करते हैं उसको टैक्स फ्री कर दिया गया है। गर्ल चाइल्ड के लिए ये इन्वेस्टमेंट आप कैसे देखते हैं? हाँ, देखिए, हम हमेशा बात करते हैं कि इस एरिया पे हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम बात करते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा समाज अच्छा हो, हमारा फ्यूचर अच्छा हो, तो कहीं ना कहीं आपको गर्ल चाइल्ड की जो प्रोत्साहन देना चाहिए। आई थिंक उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोशल एंगल से देखें या इवन टैक्स सेविंग एंगल से देखें, तो कुल मिला के मुझे लगता है ये काफी अच्छा स्टेप है, क्योंकि इसके बारे में हम काफी समय से बात कर रहे थे और ये सही डायरेक्शन है। बिल्कुल। और इंस्ट्रूमेंट्स की अगर हम बात करें अर्नव, इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स की, तो यहाँ पे टैक्स फ्री बॉन्ड्स और इंफ्रा बॉन्ड्स की भी बात निकल कर आई है सामने। आपको लगता है ये अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं? देखिए, अगर आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए डेट का एक्सपोजर चाहिए तो ये आपके लिए सूटेबल ऑप्शन रह सकता है, क्योंकि इसका जो इंटरेस्ट आप अर्न करते हैं वो टैक्स फ्री रहता है, यानी कि आपको हर साल उसका अकाउंटिंग नहीं करना पड़ता है। और उसमें आप अगर क्यूमुलेटिव ऑप्शन भी लेते हैं तो आपको एक बड़ा लमसम एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड मिलेगा, क्योंकि मोस्टली इस प्रकार के जो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स आएंगे वो लॉन्ग टर्म रहेंगे, 10 साल 15 साल। अभी तो लास्ट 1-2 इश्यूज में 20 साल का भी ऑप्शन देखा गया था। तो इस प्रकार का लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए अगर आपको एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए तो ये एक विकल्प हो सकता है। और इसमें एक ही चीज ध्यान रखनी जरूरी है कि टैक्स फ्री इनकम को आप जब कंपेयर करें तो ऑन सिमिलर बेसिस करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि प्री टैक्स और पोस्ट टैक्स इनकम को आप कंपेयर कर रहे हो। लेकिन एक ऑप्शन अच्छा रहेगा, क्योंकि इस प्रकार का रेगुलर इश्यूज जब आते हैं तब आपके लिए एक और एडिशनल चॉइस रहता है।
बिल्कुल। गौरव, यहाँ पे गोल्ड एज एन एसेट एलोकेशन अगर मैं देखना चाहूँ तो गोल्ड मोनेटाइजिंग और गोल्ड बॉन्ड्स की जो अनाउंसमेंट्स हुई है, कैसे कितना अट्रैक्टिव आपको लगता है अब गोल्ड इन्वेस्टमेंट है? देखिए, बातें हो रही थी कई अरसे से कि एक हिंदुस्तानी जो हम लोग जो फैमिलीज है उनके लिए गोल्ड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट निवेश का मतलब, और गोल्ड हम निवेश की नजरिए से नहीं देखते, एक सेफ हेवन, एक लक्ष्मी के नजरिए से देखते हैं। तो जो गोल्ड आता है वो फिर सिर्फ बैंक के लॉकरों में रह जाता है। तो जरूरत थी कि वो गोल्ड का उपयोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इकोनॉमी की बढ़ोतरी में उसका कोई ना कोई भाग रहे। तो इसके लिए जब ये गोल्ड की बात हुई है तो ये गोल्ड बॉन्ड्स की बात है कि अब गोल्ड बॉन्ड सरकार लॉन्च करेगी, उसका जो इंटरेस्ट होगा उसमें भी थोड़ा बहुत फायदा रहेगा। तो गोल्ड को इकोनॉमी में लाने के लिए पेपर गोल्ड या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में गोल्ड, तो आपके पास गोल्ड रहेगा, हमारा जो गोल्ड का लगाव है वो भी कंटिन्यू रहेगा, लेकिन उससे गवर्नमेंट को भी फायदा होगा, इकोनॉमी को भी फायदा होगा। और जो गोल्ड कॉइन्स की बात है वो भी काफी बढ़िया है, क्योंकि जो फॉरेन के गोल्ड कॉइन्स आ रहे थे तो यहाँ से हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज वगैरह थी उस पर खर्च होता था। तो सरकार अभी खुद गोल्ड कॉइन का मेंटेन करेगी, तो उससे क्या होगा कि हम हमारे देश का सोना खरीद पाएंगे। तो वो भी ओवरऑल इकोनॉमी के लिए अच्छा है और एक फैमिली के लिए भी काफी अच्छा बढ़िया विकल्प है ये। बिल्कुल। हेमंत, अभी अगर मैं ओवरऑल एसेट एलोकेशन आपसे पूछना चाहूँ, जिस तरह का बजट निकल कर आया है और अगर हम देख रहे हैं कि एक आम टैक्स पेयर के लिए कुछ खास निकल के नहीं आया है, निवेशक के लिए भी कोई खास इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस नहीं सामने निकल के आ रहे हैं, किस तरह के बदलाव होने चाहिए आपके एसेट एलोकेशन में अब? देखिए कविता, मेरा हमेशा ये मानना है कि जो बजट एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, नो डाउट, बट उसके ऊपर आपकी एसेट एलोकेशन डिसाइड नहीं होनी चाहिए। अगर आप मान लीजिए अपने रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग कर रहे हैं या आप बच्चों के एजुकेशन के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, जहाँ पे समय आपका 15 से 25 साल है, अब 25 साल में आप 25 बजट देखेंगे, अब हर साल में 2-3 महीने आप इन्वेस्टमेंट रोक नहीं सकते हैं कि बजट में क्या होने वाला है। हाँ, कुछ चेंजेस की जरूरत पड़ सकती है। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा टेक्निकल एलोकेशन बढ़ाना चाहिए तो आप कर सकते हैं। विद इन इक्विटी या डेट में अगर आपको चेंज करना है इंटरेस्ट रेट या जो प्रोविजन है वो आप कर सकते हैं। बदलाव हो सकता है, बट एसेट एलोकेशन पर से मुझे नहीं लगता बजट के ऊपर डिपेंड करना चाहिए। डायरेक्शन आपको डेफिनेटली मिल सकती है, लेकिन ये डिसाइडिंग फैक्टर नहीं हो सकता। बिल्कुल। यहाँ पे आपका क्या कहना है अर्नब? समय कम है, जल्दी से आपका टेक चाहूंगी। नहीं, मेरा यही मानना है, आपका गोल्स को प्राइमरी इंपॉर्टेंस दीजिए और उस हिसाब से एसेट एलोकेशन कीजिए। शॉर्ट टर्म के लिए कुछ हेस्ट में आके स्टेप्स मत लीजिए। गौरव? सेम आंसर रहेगा, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानर हम तीनों हैं, पर्सनल फाइनेंस के में काम करते हैं, तो हमारे लिए आपके फाइनेंशियल गोल्स ही देवता है, उस पर ही फोकस करें और बाकी के जो चेंजेस है वो अगर करना पड़े तो, लेकिन हमेशा बदलाव ना करते रहे, क्योंकि फिर तो आप कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। आप बजट भी अगर डायरेक्शन लेस है तो आप भी डायरेक्शन लेस बन जाएंगे। तो वैसा ना करें, आपके ध्येय पे फोकस करें तो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं रास्ता निकल आएगा। क्लियरली तो यहाँ पे आम टैक्स पेयर और आम निवेशक की कसौटी पे खरे तो नहीं उतरे हैं वित्त मंत्री बजट 2015 के जरिए, लेकिन हाँ, जहाँ तक आपके गोल्स की बात है, आपकी जेब की बात है, आपके पैसे की बात है, उस पर आप बने रहिए। जो आपने पोर्टफोलियो अपना बनाया हुआ है उस पर आप लगातार निवेश अपना जारी रखें। यही निकल कर आया इस चर्चा में से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ शामिल होने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।